स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आरआरबी ग्रुप डी के इस प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में। आज हम लोग सेट नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। आपने सेट नंबर लगातार 1 2 3 4 देखा। हम लोग 15 सेट नंबर 15 तक लगातार इस पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद एक दूसरा सेट लेकर के आपके लिए हाजिर होंगे, जिसमें जीके जीएस आयोग में पूछे गए जीके जीएस के जो भी सवाल आयोग के हैं और आयोग का नजरिया क्या है उस पर तो चर्चा कर ही रहे हैं, साथ में उसकी कुछ बहुत व्याख्या भी कर रहे हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही योगदान देने वाला है। तो जाइएगा नहीं, ध्यान से सुनिए, देखिए, बार बार सुनिए, देखिए, ताकि आयोग द्वारा पूछे गए सवाल आपके जहन में एकदम बसे रहें, बैठे रहें। और अगर ये प्रश्न दोबारा दोहरान होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न का। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने कुटुंबश्री कार्यक्रम शुरू किया है, जो अपने बचत उधार कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में अल्प विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं को वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ये पहल किसने शुरू की है? केरल ने। और ये कौन सी योजना है? कुटुंबश्री। तो कुटुंबश्री योजना के बारे में अगर आप आपको थोड़ा सा बताएं, कुटुंबश्री, तो ये योजना जो है शुरू कहाँ की गई है? केरल में। और कब शुरू की गई है? तो ये योजना 1997 में शुरू की गई थी। और ये योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन और महिलाओं को सशक्त बनाना है। गरीबी को समाप्त करना है और महिलाओं को क्या करना है? सशक्त बनाना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कुटुंबश्री का। और बात करें तो इस योजना को सहयोग और सहायता दे रहा है और शुरुआत करा है किसने? भारत सरकार ने भी सहयोग किया और नाबार्ड ने भी इसको सहयोग किया है और शुरुआत करने में पहल की है। तो कुटुंबश्री कहाँ किया गया? केरल में 1997 में। उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण करना। और इसका किसके सहयोग से चला जा रहा है? नाबार्ड के सहयोग से। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांग जनों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म है? तो वो है आपका स्वराजबिलिटी। स्वराजबिलिटी। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन तथा ऐसी संपत्तियों का अतिक्रमण करने से सुरक्षा और रोकथाम करना है? तो ये लक्ष्य या उद्देश्य है कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियात योजना का। और अगर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1964 से भारत में वक्फ बोर्ड की स्थापना मानी जाती है। इस बिंदु को भी ध्यान में रखना। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार माना जाता है? तो आप सभी कई बार देखे होंगे और ये आंसर जानते हैं, दूध। दूध को एक संतुलित आहार मानते हैं, क्योंकि दूध के बारे में अगर बताऊं आपको तो दूध जो एक संतुलित आहार है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फेनिक और जिंक तथा विटामिन B12 जैसे प्रमुख स्रोत पाए जाते हैं किसमें? तो दूध में। तो ये बात ध्यान में रखना। अगले सवाल पर आते हैं। तो प्रश्न है आपका, अगला सवाल है निम्नलिखित भारतीय संविधान के, प्रश्न नंबर 6 पे ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया है? मैं आपको यहाँ थोड़ा सा अगर बताना चाहूं प्यारे साथियों, तो आपने अगर सभी 4 सेट लगातार अगर आप देख रहे हैं तो ये सवाल आयोग तीसरी बार पूछा है, यानी बार बार दोहरान कर रहा है। तो पहले इसका आंसर जान लो कि किस वर्ष जोड़ा गया है। तो ये 2002 में जोड़ा गया, इसका राइट आंसर है। यहाँ थोड़ा सा याद रखना है मौलिक अधिकार के बारे में, FD मतलब फंडामेंटल ड्यूटी। पहला पॉइंट याद क्या रखना है कि मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन द्वारा?
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान ये रखना है कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर लाया गया है? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, इंदिरा गांधी सरकार के समय स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। और हमारे मूल यानी मूल कर्तव्य की अगर बात करें तो मूल कर्तव्य में मूल कितने कर्तव्य थे? 10। और 11वां मूल कर्तव्य है, इसे जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इतनी बात याद रखना मूल कर्तव्य से, जो भी सवाल आएगा आपका यहीं से ही आना है। आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 7 पर, कि सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और आप जानते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। बिब गोयर उसका एक ट्रिक फार्मूला है जिससे हम लोग 7 रंगों को याद रखते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है की वजह से आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक होते हैं। तो ये घटना होती है प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होगी। तो इसका 9 का आंसर डी फॉर दिल मांगे मोर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। पॉलिटी का बहुत ही आसान सवाल। और देखो पुनः इस बात को फिर मैं बता रहा हूं, आयोग इस सवाल को भी कई बार, ये 5वीं बार पूछ रहा, हर सेट में आयोग ने इस सवाल को पूछा है, फिक्स कर दिया है कि स्थानीय स्वशासन से सवाल पूछना ही है। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त होगी। तो किस संशोधन से? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। मैंने आपको पुनः बताया था, फिर एक बार बताता हूं कि हमारे यहाँ पंचायत की अगर बात करते हैं तो पंचायत को संविधान के 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। लेकिन ये लागू कब से हुआ? तो ये लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष हम लोग पंचायत दिवस मनाते हैं। तो पंचायत दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन पंचायत को लागू किया गया था। और प्रमुख बात ध्यान ये रखना है कि पंचायत को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले लागू किया गया। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर इसलिए चुना गया क्योंकि पंचायत के अग्रणी और पंचायत को लागू करने की बहुत सारी कवायदात और बहुत सारे प्रमुख विचार गांधी जी के ही थे, इसलिए ये गांधी जी के स्मृति में ही शुरू किया गया। ध्यान रखना यहाँ एक पॉइंट और कि भारत में पंचायत को लाने के लिए, पंचायत हमारे यहाँ कई स्तरीय है, तो हमारे यहाँ पंचायत जो है उत्तरी स्तरीय है, त्रिस्तरीय पंचायत है। और ये त्रिस्तरीय पंचायत जो लाई गई है ये किसके सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता, ये कमेटी 1957 में गठित की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। मैं यहाँ पर एक और आपको बताता हूँ पेज में कि पंचायत को लाने के लिए हमारे यहाँ सबसे पहले 1952 में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और ये पहल सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पहल शुरू किसने किया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका उद्देश्य था कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास करना, लेकिन कहते हैं ये पूर्ण न हो पाया। इसी योजना को बढ़ाते हुए 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा को चलाया गया, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या रहे? असफल हो गए, विफल हो गए।
इसके बाद कहते हैं इसकी समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति लाई गई। बलवंत राय मेहता, तो इसी कमेटी ने कहा कि पहले तो भारत में एक पंचायत की जरूरत है और पंचायत जो होगी वो कैसी होगी, तो ये पंचायत त्रिस्तरीय होनी चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए। ये इन्हीं बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर जो 1957 में गठित की गई, 59 में रिपोर्ट दी, लाया गया। बाद में कहते हैं बहुत सारी पंचायत से संबंधित कमेटियां हुई, 2-3 कमेटी का नाम आपको ध्यान रखना है। और बाद में अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया और अशोक मेहता ने भी बहुत सारी सिफारिशें दी। और ये कमेटी कब लाया गया? 1977 में। 1977 में इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की बात की, द्विस्तरीय पंचायत की बात की और संवैधानिक दर्जा देने की बात की। बाद में जी.वी.के. राव कमेटी लाया गया, जी.वी.के. राव कमेटी लाया गया और इस कमेटी का गठन 1985 में हुआ। ये भी, इसका भी संबंध पंचायत से है। एल.एम. सिंघवी समिति लाया गया, इसका भी संबंध पंचायत में सुधार और सिफारिशों से था। ये कमेटी 1986 में लाया गया। फिर पी.के. थुंगन कमेटी लाया गया 1988 में, पी.के. थुंगन। तो ये सभी समितियां जो हैं इनका संबंध किससे है? पंचायत से। आते हैं अगले सवाल पे। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 21 पर हम लोग आते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 ये रहा, इनमें से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह के नीचे जाने पर समान ही बना रहता है? तो वो है आपका संयोजकता, संयोजकता ही बना रहता है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, जिसमें कथन पर सवाल है कि कथन 1 और 2। तो कथन है कि बीपीएल, जिसे बिलो पॉवर्टी लाइन आप कहते हैं, बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए देश में रसोई गैस का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करेगा। ये कथन है। अब इसमें निष्कर्ष ढूंढना है। क्या निष्कर्ष सही होगा? कि भोजन पकाने में पारंपरिक ईंधनों का, जैसे लकड़ी, कोयला आदि का उपयोग करके एक्स ग्रामीण हिस्सों में एक सामान्य बात है। दूसरा है निष्कर्ष कि खाना पकाने का कोई अन्य तरीका एलपीजी गैस के उपयोग जितना प्रभावी नहीं है। इसका आंसर सही होगा कि निष्कर्ष ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 पालन कर रहा है, एक दूसरे का दोनों पालन नहीं कर रहे हैं। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 25 पे, निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए और यह अभिक्रिया किसका उदाहरण बैठता है? तो ये आपका केमिस्ट्री का सवाल है। तो ये अभिक्रिया जो है ये सुनिश्चित करता है किसका? अवक्षेपण अभिक्रिया को सुनिश्चित करता है। प्रश्न नंबर 27 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि एक खुदरा प्रतिष्ठान है जो एक डिपार्टमेंट स्टोर और एक ग्रॉसरी सुपरमार्केट को एक साथ जोड़ता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपर मार्केट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 28 है कि भारी मात्रा की वजह से खनन से प्रदूषण होता है। किसके भारी मात्रा से? तो धातु मल की भारी मात्रा की वजह से प्रदूषण अधिक होता है। प्रश्न नंबर 29 है कि घरों और उद्योगों का उपयोग करने हेतु परिणाम और विद्युत की धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका विद्युत जनित्र का। प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं कि जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ जाता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं निर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है शून्य स्थिति को प्राप्त करना या दीपक के बुझने को निर्वाण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 पे आते हैं कि भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक किस स्थान पर शुरू किया गया है? खूब चर्चा में था, चंडीगढ़ में। ये शुरू कहाँ किया गया? तो ये शुरू किया गया है चंडीगढ़ में। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 33, पादप में रेजिन और गोद विशेष कर संचित होते हैं, तो इनका संचय होता है पुराने जाइलम में, इनका संचय दिखाई देता है और पाया जाता है। प्रश्न नंबर 35 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 35 है
कि कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है। निम्न में से दिए गए कौन से कथन इसका सही व्याख्या कर रहा है? तो इसका सही व्याख्या है कि कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़कर रखता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु में प्रयोग किए जाने हेतु उससे कौन सा गुणधर्म आवश्यक होना है? तो वो है आपका उच्च प्रतिरोधकता का गुणधर्म। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 39 है। तो प्रश्न नंबर 39 पे है कि मार्च 2022 में, करंट का सवाल है, मार्च 2022 को मिशनरीज ऑफ चैरिटी का सुपीरियर जर्नल चुना गया, जो कोलकाता की संत टेरेसा द्वारा स्थापित वैश्विक संगठन के शीर्ष पद को संभालने वाली चौथी महिला हैं। तो वो थी आपकी सिस्टर मैरी जोसेफ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 45। तो प्रश्न नंबर 45 है कि विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। तो यह करता है कार्बन ब्रश, इनके मध्य संपर्क का कार्य करता है। अगले प्रश्न सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 50 है कि एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों और उनके मध्य का संबंध है। ये एक संबंध दर्शाता है, फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों को दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 53 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 53 है कि मान लीजिए किसी अवतल दर्पण के सामने एक 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी जाती है और उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी के समान आकार वास्तविक और उल्टा बनता है। तो दर्पण की वक्रता केंद्र पर है, कितने पे बनेगा? तो ये होगा आपका 20 सेंटीमीटर पर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 54। हम लोग इसमें केवल और केवल जीके और जीएस पे ही चर्चा कर रहे हैं। दिए गए समूहों में सही डाबेराइनर ट्रिक का चयन करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 54 का बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 59। एथेनॉल का, ये भी बहुत प्रसिद्ध सवाल है, एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण माना जाता है? तो ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण माना जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 पर। ये पुराना करंट अफेयर का सवाल है कि 2021 में कौन सा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे? तो थे अजय मल्होत्रा साहब। मानवाधिकार, देखो यहां थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा NHRC के बारे में, ये भी यहां पर ध्यान रखना आप। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, भारत में इसकी स्थापना कब हो रही है? तो 12 अक्टूबर 1993 को इसकी भारत में स्थापना हुई। यह एक गैर संवैधानिक आयोग है। इसमें अगर हम बात करें तो एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। इनके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और ये नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और अध्यक्ष जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 77 पर। प्रश्न नंबर 77 ये रहा कि श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? तो इसकी उपस्थिति पाई जाती है लाल रक्त कणिकाओं में, यह पाया जाता है। प्रश्न नंबर 78 है कि बादल सफेद दिखते हैं क्योंकि बादल की छोटी जल की बूंदें कैसी होती हैं? तो छोटी जल की बूंदें जो होती हैं दृश्य प्रकाश की सभी तरंग दैर्घ्य को लगभग समान तीव्रता के साथ प्रकीर्णित करती हैं। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 79 है कि टूटी हुई हड्डियों की स्थिति को सही
बनाए रखने हेतु सहारा देने के लिए चिकित्सीय प्लास्टर के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी खूब जानते हैं, उसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जिसका फार्मूला है CaSO4 हाफ H2O। अगले सवाल पे आते हैं कि ये भी बायोलॉजी का बहुत प्रसिद्ध सवाल है, हर सेट में ये भी आयोग ने इसको पूछा है बार बार। जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संस्करण मटर के बौने पौधों के साथ कराया तो सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्हें गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संस्करण कराया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे, यदि वे झुर्रीदार पौधे बने संस्करण गोल बीज वाले पौधों से कराते हैं तो संतति किस प्रकार से प्राप्त होंगे? तो ये होंगे झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधों की स्थिति में प्राप्त होंगे। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 82। भारत में एक नाम उत्तरी सरकार का है। तो आप जानते हैं उत्तरी सरकार जो है ये हमारा तटीय मैदान है, और उत्तरी सरकार इस तरह से गोदावरी नदी और कृष्णा नदी जो आती हैं इनके मध्य पर ही ये उत्तरी सरकार तट पाया जाता है। इस पॉइंट को नोट करना और ध्यान में रखना। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? अब इसमें दिए गए विकल्प में जो पूर्वी तट पर है वो पारादीप। पारादीप आपका कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। कांडला आपका गुजरात में है। न्हावा शेवा आपका जो है महाराष्ट्र में स्थित है। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 है, करंट का है, पुराना करंट है कि 2022 में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता था? तो दीपक पुनिया ने। खूब चर्चा में ये रहा उस समय। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 88 पर, दी गई अभिक्रिया किस पदार्थ का अपचयन होता है? तो ये जो दी गई प्रक्रिया है इससे किस पदार्थ का अपचयन होता है? फेरिक ऑक्साइड का अपचयन इससे होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 88 पर। तो प्रश्न नंबर 88 ये रहा आपके, प्रश्न नंबर 88 हो गया। प्रश्न नंबर 90, पाउल कट राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार कहाँ का माना जाता है? तो है मिजोरम का। पाउल कट सबसे प्रमुख त्योहार मिजोरम का माना जाता है। एक सूचना भी यहां मैं आपको बता रहा हूं कि जल्द ही हम लोग रेलवे की स्टैटिक जीके की क्लास ला रहे हैं, बिल्कुल, जिसमें आयोग के सवाल होंगे, काफी हमारे सवाल होंगे। तो इस तरह से हम लोग कवर करेंगे कि स्टैटिक जीके के भी कोई सवाल आपके बाहर न जाएं। आपकी यही सीरीज जो होगी वो आपके लिए बेहतर और महत्वपूर्ण है और इसी से आपका सिलेक्शन हो जाए। पाचन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत कथन है, पहचाने? तो गलत कथन है कि स्वांगीकरण के अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है, जो कि गलत है। प्रश्न नंबर 93 है, जैव निम्नीकरण पदार्थों के बारे में विचार करने पर उनमें से कौन सा एक उभयनिष्ठ गुण मौजूद होता है? तो वो है आपका कि वे सभी मूलतः जैविक होते हैं। आज का हम लोग सेकेंड लास्ट सवाल बात करेंगे, प्रश्न नंबर 95। तो प्रश्न नंबर 95 ये आपके सामने रहा, पॉलिटी का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी संबंधी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 76, आप जानते हैं भारत का पहला विधिक अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे महान्यायवादी कहते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। एक सवाल खूब पूछा जाता है कि महान्यायवादी का वेतन कौन तय करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 5 का आखिरी सवाल बात करें कि कौन सा भारतीय गोल्फर फ्लोरिडा में प्लेयर्स चैंपियंस 2022 में उप विजेता रहा है? तो वो थे हमारे अर्नेवान लाहिड़ी। तो प्यारे साथियों, हम लोग सेट नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं और 5 से 15 तक हम लोगों को चलना है, जैसा कि मैंने इस सीरीज में आपसे वादा किया है। और उसके बाद मैंने बताया भी कि हम लोग जल्द ही स्टैटिक जीके की श्रृंखला लेकर के आपके लिए ला रहे हैं, और ये सेट पूरा होने के बाद पुनः हम
15 से 20 सेट की एक दूसरी प्रैक्टिस सीरीज लेकर आपके लिए आ रहे हैं। तो आप भी तैयार रहिए, अपनी तैयारी जबरदस्त करते रहिए। इस बार आपको अपने एक पद के लिए पूरी की पूरी योग्यता साबित करना है और एक ओहदा आपको ले लेना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।